हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए देख रहे थे टीएसटी एग्जाम 2025 में सिलेक्शन टेस्ट के अंतर्गत आज मॉक टेस्ट 12 देखेंगे। तो हमने कुल मॉक टेस्ट 11 जो है कि प्रश्नों को देखा। तो आज हम मॉक टेस्ट 12 में जो है कुछ 25 प्रश्नों को देखने वाला है। तो कल हमने कुछ 25 प्रश्न देखे, उसके आगे का जो आज 25 प्रश्न होगा उसको हम इस मॉक टेस्ट में कंप्लीट करेंगे। इसमें जो है हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को देखने वाले हैं। और ये देखिए टीएसटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो गई और साथ साथ अन्य एग्जाम के लिए भी, जो भी आगामी परीक्षा होगी उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। तो आइए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो हमने कल 25 प्रश्न देखा, उसके आगे का 26वां प्रश्न देखते हैं। तो 26 प्रश्न पूछता है कि कुटिल का विलोम बताइए। विलोम मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, यानी इसका उल्टा क्या होता है। तो कुटिल मतलब होता है, कुटिल का मतलब होता है टेढ़ा। तो टेढ़ा का जो क्या होता है, टेढ़ा का विलोम बोल सकते हैं सीधा। तो इसमें कुटिल का अर्थ पूछा है, कुटिल का विलोम क्या होगा। तो कुटिल मतलब होता है टेढ़ा। तो अगर इसका हम विलोम निकालते हैं तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, यानी कुटिल का विलोम होता है रिजु। रिजु का मतलब होता है सीधा या सरल बोल सकते हैं। तो कुटिल का हम रिजु लगाएंगे, ना कि सीधा या सरल लगाएंगे। अगर सीधा सरल भी रहेगा तो उसको भी हम नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कुटिल का विलोम होता है रिजु। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 27 प्रश्न पूछता है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का जो है प्रतिपादन किया है। अद्वैतवाद का, विशिष्टाद्वैतवाद का, शुद्ध द्वैतवाद का या फिर द्वैतवाद का। तो रामानुजाचार्य ने जो है किस दर्शन का प्रतिपादन करते हैं। तो 27 का जो सही उत्तर है विशिष्ट द्वैतवाद का, विशिष्ट द्वैतवाद का, यानी विशिष्ट द्वैतवाद का जो है प्रतिपादन रामानुजाचार्य जी करते हैं। रामानुजाचार्य जी जो है विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन करते हैं और इनका जो समय माना जाता है, यानी रामानुजाचार्य जी का जो समय है वो कितना है, तो 1017 माना जाता है। 1017 से 1000 माना जाता है, 1000 जो है 27 माना जाता है। तो इस तरह से इनका जो है कुछ समय माना जाता है। और ये राम के बोले जाते हैं रामानुजाचार्य जी कि ये राम को विष्णु का अवतार मानते हैं। रामानुजाचार्य जी किसको अवतार मानते हैं? तो विष्णु जी का अवतार मानते हैं। इन्होंने अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य जो है शंकराचार्य, यानी पूछा जाए कि जो है अद्वैतवाद का पूछा जाए कि इसके प्रतिपादन यानी इसका जो है प्रवर्तक के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो शंकराचार्य जी जाने जाते हैं। कौन? तो शंकराचार्य जी इस मतलब प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। आगे देखते हैं। शुद्धाद्वैतवाद का पूछा जाए तो कौन है? तो शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन करने वाले कौन है? तो श्री वल्लभाचार्य जी हैं, जो कि शुद्धाद्वैतवाद प्रतिपादन का दर्शन करते हैं। और आगे पूछा जाए कि द्वैतवाद का जो है इसका प्रतिपादन कौन करते हैं, तो इसका प्रतिपादन करने वाले हैं माधवाचार्य जी। कौन है? तो माधवाचार्य जी इस दर्शन का प्रतिपादन करने वाले हैं। तो आपको अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और जो है द्वैतवाद का प्रतिपादन समझ में आया कि किन्होंने जो है किस किस रूप में किया है। तो इस तरह से रामानुजाचार्य जी जो है वो विष्णु जी के अवतार भी माने जाते हैं। आगे देखते हैं। 28 प्रश्न पूछा है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका, मतलब भक्ति आंदोलन का भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने ये कथन के रूप में दिया है। तो 28 का सही उत्तर क्या है? तो 28 का जो सही उत्तर है वो बी है, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक रूप से विकास मानने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो 28 का सही उत्तर बी वाला है। आगे देखते हैं। 29 प्रश्न है कि प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम बताना है। कौन है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम? कौन है? तो प्रबंध चिंतामणि का जो सही ऑप्शन देखते हैं कौन सा है? डी होगा, ऑप्शन डी, यानी कि मेरुतंग जी हैं। मेरुतंग जी कौन है? तो मालवा नरेश के जो है, मालवा नरेश यानी राजा भोज के चाचा मुंज के कुछ दोहे जो है मेरुतंग के प्रबंध चिंतागढ़ी ग्रंथ से संग्रहित यानी लिए गए हैं। ते जो है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता पूछ सकते कौन है? तो मेरुतंग जी हैं, जो मालवा नरेश के भोज के चाचा मुंज थे। तो 29 का सही ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं। ब्रजभाषा का क्षेत्र पूछा कौन सा नहीं है, यानी ब्रजभाषा किस क्षेत्र इसमें से नहीं बोली जाती। तो देखिए मथुरा में तो बोली जाती है और आगरा में भी बोली जाती है। तो धौलपुर या सरगुजा इसका सही ऑप्शन हो सकता है कि ब्रजभाषा क्षेत्र किसके अंतर्गत नहीं आ रहा। तो 30 का सही उत्तर देखेंगे बी जो है वो सरगुजा में जो है ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है, बल्कि धौलपुर में भी जो है ब्रजभाषा कुछ कहीं कहीं स्थानों पर बोला जाता है। धौलपुर में, मथुरा, आगरा जो है ब्रजभाषा का क्षेत्र, किंतु सरगुजा नहीं है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो ब्रजभाषा है वो किससे उत्पन्न हुआ है। तो ये जो है सौरसेनी प्राकृत से जो है ब्रजभाषा की उत्पत्ति हुई। सौरसेनी मतलब कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। सौरसेनी बोल सकते हैं कि एक सूर्यसेन का ही दूसरा नाम ब्रजमंडल होता है। तो ब्रजभाषा की अनेक इस तरह से बोलियां निकलती हैं। तो ये जो है मथुरा और जो है आगरा, एटा, बदायूं, मैनपुरी, बरेली और जो है बोल सकते हैं धौलपुर में भी जो है कुछ जगहों पर, गुड़गांव जैसे हरियाणा के गुड़गांव क्षेत्र में भी, गुरुग्राम क्षेत्र में, भरतपुर में भी जो है ये ब्रजभाषा बोली जाती है। आगे देखते हैं। 31 प्रश्न है कि आदिकाल को बीज वपन नाम काल किसने दिया है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो बीज वपन नाम काल किसने दिया है आदिकाल को? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 31 का सही उत्तर सी है, यानी बीज वपन काल नाम देने वाले कौन है आदिकाल को? तो देने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने द्विवेदी युग की शुरुआत करते हैं। 1903 में इनकी सरस्वती पत्रिका जो है पत्रिका का संपादन कार्यभार संभालते हैं। तो इसका नाम देने वाले, आदिकाल का नाम देने वाले क्या है? तो बीज वपन काल नाम देते हैं। 31 का सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 32 पूछ रहा है कि जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसको हम क्या कहेंगे।
कुश्ती को जीतने वाले को क्या कहते हैं? अमृत, अभयदान, मृत्युंजय या फिर अभय मुद्रा। तो 32 का सही उत्तर क्या है? 32 का तो सही उत्तर है बी वाला है, यानी उसको मृत्युंजय कहते हैं। जिसने मृत्यु को भी जीत लिया उसको हम मृत्युंजय कहेंगे। एक वाक्यांश के लिए शब्द। आगे देखते हैं 33 प्रश्न पूछा है कि प्रत्यय रहित शब्द बताइए। रहित मतलब होता है जिसमें प्रत्यय नहीं होता है। अगर प्रत्यय सहित होता तो इसका मतलब होता है प्रत्यय सहित मतलब किसमें प्रत्यय है, तो इसमें रहित मतलब जिसमें प्रत्यय नहीं रहता है उसको हम प्रत्यय रहित बोलेंगे। तो देखेंगे इसके ऑप्शन पीछे हैं। तो प्रत्यय रहित शब्द जो कौन सा है? तो पूछा मर्मज्ञ है, वैज्ञानिक है, कृपालु है या फिर अनुवाद है। तो 33 का इसमें क्या मतलब प्रत्यय नहीं लगा है। तो 33 का सही उत्तर क्या है? तो जो 33 का सही उत्तर ए वाला होगा। ए में जो है मर्मज्ञ में जो है 38 में सही उत्तर क्या है? तो ए यानी कि मर्मज्ञ में जो है प्रत्यय नहीं लगा है। क्या नहीं लगा है? प्रत्यय नहीं लगा है। और बाकी में वैज्ञानिक में देखेंगे इसमें एक प्रत्यय जुड़ रहा है, विज्ञान जमा एक। अनुवाद में जो है अनु और जो है वाद, इसमें प्रत्यय जुड़ रहा है। वाद क्या है? प्रत्यय जो है। कृपालु में कृपा मूल शब्द हो जाएगा, जो है लू प्रत्यय, इसमें लू जो प्रत्यय है, कृपा एक मूल शब्द जो लू प्रत्यय के रूप में जुड़ा है। किंतु मर्मज्ञ जो है इसमें कोई भी प्रत्यय इसमें नहीं लगा है। तो प्रत्यय रहित वाला शब्द ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 34 पूछ रहा है अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है? अतीन्द्रिय शब्द का क्या आशय होता है? तो 34 का जो सही उत्तर है पहला वाला सही है, यानी कि इंद्रियों की पहुंच से बाहर को कहते हैं अतीन्द्रिय। यानी जो इंद्रियां उससे पहुंच से बाहर कार्य करे उसको हम अतीन्द्रिय कहते हैं। 34 का सही उत्तर ए वाला होगा। आगे देखते हैं प्रश्न पूछा है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, सार्वकालिक या फिर सर्वज्ञ। तो 35 का सही उत्तर क्या है? तो ए है, यानी कि सार्वभौमिक है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को सार्वभौमिक एक वाक्यांश के लिए कहेंगे। तो 35 का ए उत्तर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 36 पूछ रहा है कि जो मापा ना जा सके उसके लिए क्या एक वाक्यांश के लिए कह सकते हैं? जो मापा ना जा सके, अमानक, अपरिमेय, अपरिग्रह या फिर अतुल्य। तो 36 का सही उत्तर क्या है? तो सी है, यानी कि अपरिमेय कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? जो जिसको हम माप नहीं सकते उसको अपरिमेय कहेंगे। आगे देखते हैं 36 का सी उत्तर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 37 प्रश्न पूछ रहा है साहित्य से कि उपदेश रसायन के रचयिता का नाम बताइए कौन है? उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो 37 का सही उत्तर ए है, यानी कि जिन दत्त सूर्य ने उपदेश रसायन के रचयिता मतलब रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। जिनदत्त सूर्य। जिनदत्त सूर्य जो है वे 12वीं शताब्दी के कब के? तो 12वीं शताब्दी के जो है जिनदत्त सूर्य जो है उपदेश रसायन के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। और ये जो है 80 पदों के कुछ गीत काव्य रामलीला के जो उस मूल के रूप के लिए लिए गए हैं, तो इसलिए इनको जो है उपदेश रसायन जिनदत्त सूर्य के जो है रचयिता के रूप में जाने। ये हिंदी के आदिकालीन रासो काव्य के अंतर्गत आते हैं। जिनदत्त सूर्य किसके अंतर्गत आते हैं? तो आदिकालीन रासो काव्य के अंतर्गत लिखे जाने के कारण ये मतलब जो है विख्यात होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। तो इस तरह से ये भरतेश्वर बाहुबली राम के रचयिता शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना। अगर पूछा जाए कि गणपति चंद्र गुप्त ने जो है किसको प्रथम कवि माना है, तो इन्होंने जो है भरतेश्वर बाहुबली रास यानी के जो रचयिता है शालिभद्र सूर्य को सबसे पहले प्रथम कवि के रूप में जानते हैं। कौन? गणपति चंद्र गुप्त जी। तो इस तरह से उपदेश रसायन रचयिता के लेखक का नाम पूछा जाए कौन है? तो जिनदत्त सूर्य जी हैं। आगे देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ राजभाषा का दर्जा मिला है? तो दर्जा के बारे में पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राजभाषा का उसको दर्जा मिला है। तो 38 का सही उत्तर क्या है? तो ए, यानी 343 के तहत जो है संविधान के अनुच्छेद में हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा मिला है। तो 343 के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा और हिंदी जो है देवनागरी लिपि को मतलब देवनागरी लिपि को राजभाषा के रूप में घोषित किया। और यहाँ पर जो है अंकों का प्रयोग वही रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलता रहता है। तो इस तरह से जो है 343 में ही राजभाषा को दर्जा प्राप्त हुआ। अगर पूछा जाए कि अनुच्छेद 344 में, तो अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग की समिति का गठन हुआ था। क्या हुआ था? तो 344 अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है राजभाषा आयोग की समिति का गठन हुआ था। और 345 और 46 में प्रादेशिक भाषाओं का जो है प्रावधान माना गया। तो 45 और 46 में क्या कहा गया? तो 45 और 46 में जो है प्रादेशिक भाषाओं का जो है प्रावधान बताया गया है। तो आपको 43, 44, 45, 46 ये सब जो है अनुच्छेद याद रखिएगा कि किस तरह से कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 45, 46 में प्रादेशिक जो है भाषाओं का प्रावधान बताया गया, यानी उसमें जो है संविधान है। और 43 में जो है हिंदी संघ को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। 44 में राष्ट्रपति द्वारा जो है राजभाषा आयोग की समिति का गठन होता है। तो आगे देखते हैं 38 हो गया। 39 प्रश्न पूछ रहा है 39 प्रश्न पूछा है कि तदीय समाज से किसका संबंध था? 39 जो तदीय समाज से किसका संबंध था? केशव चंद्र सेन जी का, राजा राम मोहन राय जी का, भतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ईश्वर चंद्र या विद्यासागर जी का। तो 39 का सही उत्तर क्या है?
तो 39 का जो सही उत्तर है वह बी है, यानी तदी समाज का जो संबंध रखने वाले कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है भारतेंदु युगीन कवियों के सामाजिक जीवन के रूप के रुचि के प्रति दिखाई देते हैं। ये आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सामाजिक चेतना का उदय के रूप में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के लिए जाना जाता है। इन युग के जो है जो इस युग के जो भारतेंदु युग के जो कवि होते हैं वे सामाजिक जो बुराइयां हैं, छल कपट है, पाखंड का जो है खंडन करते हैं, यानी इसका विरोध करते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं तदी समाज के संबंध कौन रखता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो 39 का भी उत्तर सही है। आगे देखते हैं 40 पूछा है गोकुलनाथ के रचयिता का नाम बताइए। गोकुलनाथ की कौन सी इसमें रचयिता है, तो 40 का सही उत्तर क्या है, तो 84 वैष्णवन की वार्ता किसका है, तो गोकुलनाथ की रचना का नाम है क्या है, तो 84 वैष्णवन की वार्ता। गोकुलनाथ की रचना 84 वैष्णवन की वार्ता है और साथ ही 252 की भी वार्ता इन्होंने ही लिखी है। पूछा जाए 84 वैष्णव की वार्ता या 252 की वार्ता किसने लिखी है, तो गोकुलनाथ जी ने लिखी है। और जो है भक्तकाल पूछा जाए, भक्तकाल जो है किसका मतलब किसने किया है, तो नाभा दास जी की रचना। भक्तकाल किसकी रचना है, तो नाभा दास जी की यह रचना है, नाभा दास की यह रचना है भक्तकाल। तो इस तरह से आपको एक चीज़ें पता चला कि 84 वैष्णव या 252 वैष्णव गोकुलनाथ जी का। तो 40 का सही उत्तर ए। आगे देखते हैं, पूछ रहा है कि किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है, किस कवि को जाना जाता है अभिनव जयदेव के नाम से, तो 41 का सही उत्तर क्या है, तो 41 का सही उत्तर विद्यापति जी को अभिनव जयदेव के नाम से उपनाम दिया गया है। तो आदिकाल के विद्यापति कवि के रूप में जाने जाते हैं। विद्यापति किस काल के अंतर्गत आते हैं, तो आदिकाल के अंतर्गत आते हैं, जिनको एक श्रृंगारी कवि भी कहा जाता है। किस रस के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, तो श्रृंगार के जो है श्रृंगार रस के एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में भी विद्यापति जाने जाते हैं। इनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। इन्होंने मैथिली भाषा में जो है पदावली पद की रचना करते हैं। कीर्तिलता कीर्ति पताका जो है ये अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। इन्होंने जो मिथिला के राजा शिवसेन के दरबारी के कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। विद्यापति जो है मैथिल कोकिल और जो है अभिनव जयदेव और इस तरह से पदावली के जो प्रमुख मतलब रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन 41 का सही उत्तर ए वाला होगा। आगे देखते हैं आर्द्र का विलोम शब्द क्या होगा, तो 42 का आर्द्र का विलोम शब्द होता है शुष्क, मतलब होता है सूखा। आर्द्र का विलोम क्या होता है, शुष्क, यानी कि सूखा होगा, तो आर्द्र का विलोम बी होगा। आगे देखते हैं 43 प्रश्न पूछ रहा है कि पूछा साय में धूप काव्य कृति के रचयिता का नाम बताइए। तो साय में धूप किसका है, रघुवीर साय, नरेश मेहता, दुष्यंत या फिर धर्मवीर भारती जी का। 43 का सही उत्तर क्या है, उत्तर तो बी वाला सही है, यानी साय में धूप किसका है, तो दुष्यंत कुमार जी का है। साय में धूप काव्य कृति रचयिता दुष्यंत कुमार जी जान जाते हैं। इनकी कुछ रचनाएं जैसे सूर्य का स्वागत है, आवाज़ के घेरे, जलते हुए पवन, बसंत, इस तरह से इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। दुष्यंत कुमार जी किस रूप में विश्वविख्यात के रूप में जाने जाते हैं, यानी किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये गजल के सम्राट माने जाते हैं। किसके सम्राट, तो गजल के सम्राट माने जाते हैं कौन, दुष्यंत कुमार जी। आगे देखते हैं 44 है कि पौरुष शब्द का विलोम पूछा है कि पौरुष का विलोम क्या होगा, तो पौरुष कठोर, सरल या फिर कोमल। तो देखिए पौरुष का जो विलोम होगा विपरार्थक शब्द क्या होता है, तो पौरुष का होता है कोमल। पौरुष का क्या होगा, तो कोमल होगा। पौरुष मतलब क्या होता है, जिसमें मजबूती रहती है, पौरुष कहा जाता है कोमल, यानी जिसको हल्का बोल सकते हैं। तो पौरुष का विलोम डी यानी कि कोमल होगा। आगे देखते हैं, पूछ रहा है अकाल पुरुष गांधी किसने जीवनी की रचना की है, तो इसका ऑप्शन पीछे देखेंगे कि अकाल पुरुष गांधी की रचना करने वाले ये जीवनी कौन सी विधा है, तो अकाल पुरुष गांधी एक जीवनी विधा के रूप में जाना जाता है। इसकी रचना करने वाले कौन है, तो इसकी रचना करने वाले देखते हैं पीछे ऑप्शन इसका 45 का सही उत्तर कौन है, अकाल पुरुष गांधी। तो 45 का जो सही उत्तर क्या है, ABCD में से, तो इसका जो सही उत्तर है बोल सकते हैं 45 का सही उत्तर है अकाल पुरुष गांधी ए, यानी कि जैनेन्द्र जी। कौन है, तो जैनेन्द्र जी ने जी ही जो आलोचना युग के रूप में भी जाने जाते हैं, जिन्होंने आलोचना युग में जीवन साहित्य के बहुमुखी विकास के रूप में जो है अकाल पुरुष गांधी की रचना करते हैं। कौन, तो जैनेन्द्र जी। आगे देखते हैं, और ये जैनेन्द्र जी जो है मनोविश्लेषणवाद के रूप में भी कवि के रूप में जाने जाते हैं। कौन, तो जैनेन्द्र जी मनोविश्लेषणवाद के रूप में भी जाने जाते हैं। आगे देखते हैं 46 प्रश्न है कि कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, यानी देशज के बारे में पूछा है जिसकी उत्पत्ति अपने आप हो जाती है, देशज होता है, उसको पूछा देशज प्रत्यय का कौन सा इसमें उदाहरण नहीं है, फर्राटा, उच्चतर, अड़ियल या घुमक्कर। तो 46 का इसमें कौन सा नहीं है, देखिए जो सी वाला है उच्चतर, ये देशज शब्द का उदाहरण नहीं है। उच्चतर, ये देशज मतलब जो शब्द की उत्पत्ति अपने आप स्वयं हो जाती है उसी को दे सकते हैं। यहाँ देशज प्रत्यय का नहीं लगा है तो सी वाला नहीं लगा। फर्राटा में जो है देशज शब्द से बना है, तो इसमें फर्राटा में जैसे फर इसका मूल शब्द हो जाएगा और जो टा इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। अड़ियल में अड़ना जो है क्या है, अड़ना आपका देशज शब्द हो जाएगा और यल जो है इसमें वो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। घुमक्कड़ में घूमना जो है मूल शब्द हो जाएगा, यानी देशज शब्द है, और अक्कड़ जो है इसमें प्रत्यय लगेगा। तो उच्चतर ये आपका कोई इसमें प्रत्यय नहीं लगा है, यानी कि देशज का प्रत्यय कुछ भी नहीं लगा। ये हिंदी भाषा का शब्द होता है उच्चतर।
तो ये जो है हिंदी का मतलब हिंदी शब्द का प्रत्यय लगा है, तो सी वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो कौन सा इसमें पूछा नहीं है, तो सी वाला। आगे देखते हैं कि आह्वान पूछ रहा है कि आह्वान का विलोम बताइए। आह्वान का क्या विलोम होता है? आह्वान मतलब होता है किसी को बुलाना, निमंत्रण देना। तो आह्वान का विलोम क्या होगा? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? सी, यानी आह्वान मतलब विसर्जन करना, विसर्जित कर देना। आह्वान मतलब बुलाने के लिए, निमंत्रण देना, लेकिन विसर्जन मतलब उसको विसर्जित करना, भेज देना। तो 47 का सी उत्तर बिल्कुल सही। अगला देखते हैं 48 पूछा है कि प्रत्यय रहित शब्द बताइए, यानी प्रत्यय रहित मतलब किसमें प्रत्यय नहीं है। दर्शनी, भिक्षुक, द्रूढ़ या कर्तव्य। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो 48 में जो बी वाला है उसमें प्रत्यय रहित शब्द यानी दुर्गुण में इसमें जो है प्रत्यय नहीं लगा, क्योंकि इसमें गुण जो इसमें तो उपसर्ग लगा है, दुर क्या हो जाएगा? उपसर्ग है, और गुण क्या है? इसमें मूल शब्द है, तो इसमें कोई भी जो है कि प्रत्यय नहीं लगा है, तो बी वाला बिल्कुल सही होगा। दर्शनी में दर्शन और अनीय प्रत्यय लगा है, भिक्षुक में भिक्षा और अक प्रत्यय लगा है, कर्तव्य में जो है कर्तव्य में तव्यत प्रत्यय लगा है। तो इस तरह से सभी में प्रत्यय लगा है, किंतु बी वाले में शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है, तो ऑप्शन बी सही है। अगला देखते हैं 49 पूछ रहा है। 49 है कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? रुद्र संप्रदाय। 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो 49 का जो सही उत्तर है वह सी वाला है, यानी कि 49 रुद्र संप्रदाय स्थापना करने वाले कौन है? तो विष्णु स्वामी जी हैं। कौन है? तो विष्णु स्वामी जी रुद्र संप्रदाय की स्थापना करते हैं। विष्णु स्वामी को जो है आचार्य यानी 3 आचार्यों का इतिहास ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत किसी को आचार्य के स्थान दिया जाए और जो है इनको सूक्त नामक ग्रंथ की रचयिता करने वाले जो है प्राय लोग रुद्र संप्रदाय के आचार्य विष्णु स्वामी के रूप में जाने जाते हैं। तो उत्तर बिल्कुल सी वाला सही है। आगे देखते हैं 50 और ये अंतिम प्रश्न होगा। पूछा है कि रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति जो है रचना है? यात्रावृत्त है, यानी यात्रावृत्त वाली रचना कौन सी है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। तो सही उत्तर क्या है? 50 का सागर की लहरों, अप्रवासी की यात्रा, या फिर पैरों में पंख बांधकर, या फिर यूरोप की यात्रा। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो 50 का जो सही उत्तर है वह है सी वाला जो है यात्रावृत्त वाली रचना। पैरों में पंख बांधकर कैसी विधा है? तो पैरों में पंख बांधकर है, यह यात्रा वृत्तांत वाली रचना है। 50 का सी उत्तर सही है। यात्रावृत्त पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, तो ये इनकी जो है यात्रा वृत्तांत वाली रचना है। और जो पूछा है सागर की लहरों पर, यह किसका है? तो सागर की लहरों पर यह भी यात्रावृत्त है। किसका है? तो यह है भगवती सागर की लहरों पर भगवत चरण उपाध्याय जी का। भगवती नहीं बल्कि भगवत चरण उपाध्याय जी का है। मेरी यूरोप यात्रा किसका है? तो मेरी यूरोप यात्रा जो है गणेश नारायण सोमानी जी की यात्रा वृत्तांत रचना। अप्रवासी की यात्रा किसका है? अप्रवासी की यात्रा, तो यह रचना है डॉक्टर नगेंद्र जी की, यह यात्रा वृत्तांत वाली रचना है अप्रवासी की यात्रा। तो चलिए आज हमने कुछ 50 प्रश्न इस मॉक टेस्ट में कंप्लीट करते हैं। आगे कुछ जो है मॉक टेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।